मैं सुदीप श्रीवास्तव और आज मैं लेकर के आया हूँ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर लेकर के आया हूँ। द्वितीय पेपर आपका है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। आप सभी लोग जानते होंगे कि आपके प्रथम सेमेस्टर के जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 9 मई से 9 या 11 मई से लगभग स्टार्ट होने वाले हैं। जो सही स्कीम है वो आपको मिल जाएगी, उसके अनुसार ही आपके पेपर होंगे। तो आज मैं आपके सामने जो है द्वितीय पेपर जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, इस पेपर के बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आया हूं। और ये जो प्रश्न आज जो मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं, आपके जो है बोर्ड जो परीक्षा आपकी होगी, इस परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आप हमारे द्वारा ये हल कराए गए प्रश्नों को सही तरीके से आप हल कर लेते हैं तो आप जो परीक्षा आपकी होगी इसमें आप उम्मीद है कि 15 प्रश्न आपके बहुविकल्पी आएंगे, सभी प्रश्न आप आराम से कर सकेंगे। आज आज हमारा जो पहला ये पीरियड है, इसमें आज हम 20 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और इसके बाद अगला जो हमारा क्लास आएगा उसमें फिर मैं 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। इस प्रकार 20 करके आपके क्वेश्चन लगभग जो है 100 क्वेश्चन तक आपको हल करा देंगे। उम्मीद है कि आपके जितने भी 15 क्वेश्चन आएंगे कोई भी क्वेश्चन उसमें गलत नहीं होगा। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। निम्न में संप्रेषण नहीं है। जो पहला हमारा प्रश्न है वो ये है कि निम्न में संप्रेषण नहीं है। ठीक, पहला इसका ऑप्शन है संबंध स्थापन, दूसरा बा है ज्ञान स्थानांतरण, तीसरा है भाषण देना और चौथा है बोध निश्चय। तो संप्रेषण हम सभी लोग जानते हैं कि संप्रेषण क्या होता है। ठीक, जनरली फिर मैं आपको बता दूं कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का होना जरूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। तो संबंध स्थापन ये जो है संप्रेषण के अंतर्गत आता है। ज्ञान स्थानांतरण ये भी संप्रेषण के अंतर्गत आता है। बोध निश्चय ये भी संप्रेषण के अंतर्गत आता है। जबकि भाषण देना यह एक पक्षीय प्रक्रिया है, तो ये संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा भाषण देना। ठीक, यानी कि ये संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है देखते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। तो शिक्षण सूत्र आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक, तो शिक्षण सूत्र इसमें जैसे कि सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ये सभी क्या हैं, शिक्षण सूत्र हैं। ठीक, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो पूर्ण से अंश की ओर ये हमारा शिक्षण सूत्र जो आधारित है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक, आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, पिछले वर्ष आया था और उम्मीद है कि फिर इस बार पूछा जाएगा। ठीक, तो आप इसको तैयार कर लें। अगला प्रश्न है कि सुकराती विधि किसे कहते हैं या सुकराती विधि कहते हैं। सभी लोग सुकरात को जानते हैं। सुकरात ने कौन सी विधि बताई है, आप सभी लोग कमेंट में लिख करके हमें बताएंगे। हाँ, सुकरात ने कौन सी कहानी विधि को, व्याख्या विधि को, प्रश्नोत्तर विधि को या विश्लेषण विधि को। तो आप सभी लोगों को बता दें कि सुकरात जो थे वो प्रश्नोत्तर विधि से संबंधित थे। सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि को बताया था। अगला प्रश्न है कि छात्रों को पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक होता है। ठीक, छात्रों को पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक होता है। तो जो छात्र हमारे होते हैं, जब प्राइमरी लेवल के जो छात्र हैं उनको जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, कोई भी प्रकरण पढ़ाते हैं, तो हम सबसे पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि छात्रों में पूर्व ज्ञान कितना है। तो पूर्व ज्ञान जानने में जो हम कौशल प्रयोग करते हैं उसका नाम है प्रस्तावना कौशल। ठीक, कौन सा,
प्रस्तावना कौशल। ठीक, ये हम पूर्व ज्ञान को जानने में ये सहायक होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है, जो प्रस्तावना कौशल है उसका प्रमुख घटक क्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्रस्तावना कौशल होता है उसमें जो भी प्रश्न शिक्षक जो भी प्रश्न बनाता है उसका बच्चों के द्वारा जो उत्तर निकल के आता है तो उस उत्तर से नया प्रश्न तैयार किया जाता है। तो इसमें क्या आपको इसमें ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि उचित श्रृंखलाबद्धता। ठीक, इसमें उचित श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों हम सब अपने आसपास क्या देखते हैं, तो बच्चे कहेंगे पेड़ पौधे जीव जंतु देखते हैं। तो फिर हम उनसे पूछेंगे पेड़ पौधों के बारे में आप क्या जानते हैं, आप पेड़ पौधों में कितने भाग होते हैं, यानी जो उत्तर निकल के आएगा उसको नया प्रश्न तैयार करेंगे। ठीक, तो उचित क्रमबद्धता का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, अगला है शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है। शिक्षण में जो सिद्धांत प्रयोग होते हैं उनमें मूलभूत सिद्धांत क्या है, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसमें हम सभी जानते हैं कि ये अन्वेषण का सिद्धांत ये सिद्धांत नहीं है, आगमन विधि का सिद्धांत ये भी नहीं है, हाँ क्रियाशीलता का सिद्धांत ये शिक्षण का सिद्धांत है। तो हमारा सही जो है वो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है 7वें नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। अभी मैं पीछे इसी गेस्टाल्ट से संबंधित जो है हम लोग कर चुके हैं, तो ये तो आप ऐसे ही बता देंगे। पीछे पूछा गया था पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, गेस्टाल्ट पर। तो यहाँ गेस्टाल्ट करके पूछ लिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर। ठीक, अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक, उपचारात्मक शिक्षण लेख में सुधार करना, नंबर 2 दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, तीसरा है सुलेख पर बल देना, चौथा है गृह कार्य देना। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि दोषपूर्ण बालक के अंदर जो उपचार करना, उपचार मतलब किसी भी कमी को दूर करना, तो दोषपूर्ण जो अध्ययन है और अध्यापन के प्रभाव है उसको दूर करना। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा बा। अगला 9 नंबर हमारा प्रश्न है शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। ठीक, सबसे पहले आप प्रश्न जो है उसको सही तरीके से पढ़ना सीखें। यहाँ पर ये पूछा गया है कि सामान्य सिद्धांत नहीं है, ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में देख लें कि सामान्य सिद्धांत है। ठीक, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत ये शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, रुचि का सिद्धांत ये भी शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, नियोजन का सिद्धांत ये भी हमारा शिक्षण का सिद्धांत है, परिणाम का सिद्धांत ये हमारा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कि शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो परिणाम का सिद्धांत जो है हमारा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा परिणाम का सिद्धांत। अगला है 10 नंबर प्रश्न है कि शिक्षण कार्य करते समय ध्यान रखना चाहिए। एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों का, समय अवधि का, बच्चों की रुचि एवं मानसिक स्तर का, परीक्षा का। तो आप सभी लोग जानते होंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है सा, बच्चों की रुचि एवं मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। अगला है प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थीं। जो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थीं वो कैसी थीं, पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो किस प्रकार शिक्षा दी जाती थी। तो प्राचीन कालीन शिक्षा जो थी वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित थी, शिक्षक केंद्रित थी, या बालक केंद्रित थी, या पाठ्यक्रम केंद्रित थी। तो सबसे पहले प्राचीन शिक्षक केंद्रित पद्धति चलती थी। जितनी भी शिक्षण विधियाँ थीं वो शिक्षक केंद्रित थीं, और आजकल जो चल रही हैं वो बालक केंद्रित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। अगला प्रश्न है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोग होती है, किसमें उपयोगी होती है, विज्ञान शिक्षण में,
भाषा शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में, नागरिक शास्त्र शिक्षण में। तो इसका सही जवाब है, सही जवाब इसका आप सभी लोग गैस करिए और कमेंट में लिख करके हमें बताएं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब जो है हम आपको बताए दे रहे हैं, आप कमेंट में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। इसका सही जवाब है विज्ञान शिक्षण में। ठीक, जितने भी एक्सपेरिमेंट प्रयोग होते हैं ज़्यादातर विज्ञान शिक्षण में होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम होता है। तो हम किसी भी शिक्षण को, अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए क्या करते हैं, शिक्षण प्रविधियाँ या शिक्षण विधियों का यूज करते हैं, शिक्षण विधियाँ उसमें प्रयोग करते हैं। अगला है शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं। तो शिक्षण विधियाँ जो आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर, शिक्षण सूत्रों पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट में लिख करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट में जो उत्तर मिलेंगे उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए और नए प्रश्न ला करके लाएंगे और आपको जो है और अच्छे से समझा सकेंगे। तो आइए हम बता देते हैं, इसका सही जवाब होगा शिक्षण सूत्रों पर। हमारे शिक्षण सूत्र जो होंगे सही होंगे तो हम सही प्रविधियों का प्रयोग कर सकेंगे। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? किंडरगार्टन जो शिक्षण पद्धति है उसके जन्मदाता फ्रॉबेल हैं। फ्रॉबेल ने कहा कि बच्चे को जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो खेल खेल के माध्यम से दी जानी चाहिए, खेल विधि के, और किंडरगार्टन के फ्रॉबेल हैं। पर्यटक सर्वाधिक सहायक है। पर्यटक जो है सर्वाधिक सहायक होता है। पर्यटक मतलब जो हम टूर ले जाते हैं, जो हम प्रशिक्षण, जो हमारा प्रशिक्षण होता है बीएड और डीएलएड जो पाठ्यक्रम, इनमें टूर जाता है। टूर का मतलब तो वो सर्वाधिक जो है सबसे ज़्यादा सहायक किसमें होते हैं? गणित शिक्षण में, संगीत शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में, भाषा शिक्षण में। तो सबसे ज़्यादा ये सहायक होते हैं भूगोल शिक्षण में। किसमें होते हैं आप ध्यान रखें, भूगोल शिक्षण में ये सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर पर, संप्रेषण के घटक हैं। संप्रेषण के घटक हैं। तो संप्रेषण में किन किन घटकों की आवश्यकता होती है? नंबर 1 प्रेषक की, नंबर 2 संदेश की, नंबर सी है नंबर ग्राही की, और उपयुक्त सभी। तो किसी भी संप्रेषण में इन तीनों चीज़ों का होना आवश्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य, मतलब श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री नहीं है जो श्रव्य और दृश्य के अंतर्गत नहीं आती? तो रेडियो नंबर 1, दूसरा चलचित्र, नंबर सा है टेलीविज़न, उसके बाद कंप्यूटर। तो आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर में आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। टेलीविज़न में भी देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, चलचित्र में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन रेडियो जो हमारा है उसमें केवल सुना जा सकता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। प्रभावी संप्रेषण एकपक्षीय, द्विपक्षीय, एकपक्षीय एवं द्विपक्षीय, इनमें से कोई नहीं। तो प्रभावी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो एकपक्षीय कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि संप्रेषण हमेशा द्विपक्षीय होता है। इसमें नंबर 1 इसमें प्रेषक का होना जरूरी है, और प्रेषक के बाद दूसरे नंबर पर प्राप्तकर्ता का होना जरूरी है। अगर दोनों इसमें नहीं है तो संप्रेषण प्रभावशाली नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये द्विपक्षीय प्रक्रिया है। अगला लास्ट और 20 नंबर का क्वेश्चन है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कल्पना शक्ति का विकास हम किस प्रकार कर सकते हैं? कहानी द्वारा, समूह कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, या व्याख्या द्वारा। तो हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि छोटे बच्चों को क्या चीज़ पसंद है, बहुत ज़्यादा बच्चों को क्या चीज़ पसंद है, बताएं। आप सभी लोग कमेंट के द्वारा बताएंगे, इसका सही जवाब दे सकेंगे आप सभी लोग।
छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें क्या चीज़ पसंद है? कहानी सुनना। ठीक है, कहानी सुनना पसंद है तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा। तो आज हम सुपर 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं डीएलएड आपके जो है सेकेंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में। ये बहुत ही उपयोगी हैं और आप सभी लोग इनको अपनी कॉपी पर इसको ज़रूर नोट कर लें। उम्मीद है कि आपकी आने वाली परीक्षा में आपको सफलता दिलाएंगे और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं कि आपको आज के प्रश्न कैसे लगे। ठीक, मिलते हैं फिर अगले क्लास में और नए 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।